चलो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। इनके बारे में हम लोग देख चुके हैं कि पावर शेयरिंग किसे कहते हैं, कितने टाइप के होते हैं। पार्ट 1 में स्टोरी ऑफ बेल्जियम और स्टोरी ऑफ श्रीलंका इस चैप्टर में पढ़ना था। हम लोग स्टोरी ऑफ बेल्जियम का पढ़ चुके थे कि वहाँ का एथनिक कंपोजिशन क्या होता है, किसे कहते हैं, क्या समस्या थी, उनका समाधान, उनका प्रॉब्लम कैसे सोल्यूशन निकाला गया, इनके बारे में हम लोग देख चुके हैं पार्ट 1 में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्ट 2, ठीक है। स्टोरी ऑफ श्रीलंका के बारे में देखते हैं। स्टोरी ऑफ श्रीलंका क्या है, इनमें क्या समस्या थी, इनकी इथनिक कंपोजिशन के बारे में देखते हैं। ओके चलिए, ये है श्रीलंका का मैप है, श्रीलंका के बारे में देखते हैं। देखिए श्रीलंका एक आइसलैंड नेशन है जो भारत के दक्षिण में पड़ता है, ठीक। इनकी जो जनसंख्या है लगभग 2 करोड़ जनसंख्या है श्रीलंका का। श्रीलंका में जो सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोगों की जनसंख्या है वो 74%, 74% लोग जो थे वो सिन्हाला स्पीकर थे, सिन्हाला भाषा बोलने वाले थे। जबकि 18% जो लोग थे वो क्या बोला करते थे, तमिल बोला करते थे। भारत श्रीलंका में 74% सिन्हाला स्पीकर थे और 18% तमिल स्पीकर थे, तमिल बोलने वाले थे। जबकि 7% क्रिश्चियन बोलने वाले थे। जो तमिल स्पीकर है ना, तमिल स्पीकर को 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भाग थे, एक थे श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल जो थे 13% थे, यानी श्रीलंकन तमिल का मतलब जो पैदाइशी श्रीलंका के थे लेकिन बोला करते थे कौन सा भाषा, तमिल भाषा, तमिल लैंग्वेज बोला करते थे। वो कितने थे, 13% थे, ठीक है। और 5% थे इंडियन तमिल, जो वैसे तमिल जो भारत से चले गए थे। कब चले गए थे, कॉलोनियल पीरियड के दौरान काम करने के लिए प्लांटेशन वर्कर में चले गए थे। ओके क्लियर। तो 18% तमिल स्पीकर थे, जिसमें से 13% जो थे श्रीलंकन तमिल थे, यानी श्रीलंका के ही रहने वाले थे, श्रीलंका के ही पैदाइशी थे, नेटिव थे। और कुछ इंडियन तमिल थे जो 5% थे, जो इंडिया से गए थे श्रीलंका, ठीक है। अब देखो श्रीलंकन सिन्हाला स्पीकिंग जो थे, हम जानते हैं कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा बोलने वाली जनसंख्या किसकी थी, सिन्हाला की थी, जो 74%। तो सिन्हाला स्पीकर जो लोग थे ना वो बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे, बौद्ध धर्म को माना करते थे, बुद्धिस्ट थे, ठीक है। जबकि तमिल जो लोग थे, तमिल लोग हिंदू या मुस्लिम थे। तमिल क्या थे, हिंदू या मुस्लिम थे। और 7% आपको क्रिश्चियन थे जो तमिल भी थे और सिन्हाला भी थे। 7% क्रिश्चियन थे जो तमिल भी थे और सिन्हाला थे। तो ये था इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका की बात करो। देखो देश एक है, भाषा अलग अलग है ना, कितने देखो एक सिन्हाला स्पीकर बोल रहा है, एक तमिल स्पीकर बोल रहे हैं, एक देश में 2 भाषा चल रहे हैं, कैसे होगा। इनका हम लोग देखते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या नतीजा हुआ। क्लियर। चलो देखो हम लोगों ने देख लिया कि श्रीलंका में इतनी कंपोजिशन कैसे थे, कैसी डाइवर्सिटी थी वहाँ। तो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी थी, फिर रीजन की, फिर कल्चर का भी डिवीजन था, डाइवर्सिटी था। अब हम देखते हैं कि उसका देखो क्या हुआ, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटी का मतलब होता है जिनकी जनसंख्या, जिनकी पॉपुलेशन, आबादी ज़्यादा हो, उसे मेजोरिटी कहा जाता है। तो वहाँ की सरकार क्या हुआ कि बिना सोचे समझे क्या कर दिया, मेजोरिटेरियनिज्म कर दिया, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया कि श्रीलंका में जिनकी ज़्यादा जनसंख्या थी उनकी सरकार बना दी। अब बताओ श्रीलंका में किसकी जनसंख्या ज़्यादा थी, सिन्हाला स्पीकर थे जो 74% थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, सिन्हाला स्पीकर वहाँ के गवर्नमेंट बन गए, ठीक। और उन्होंने क्या किया, कब बना, 1956 ईस्वी में, 1956 में, ठीक है, सिन्हाला स्पीकर गवर्नमेंट बने। अब देखो जब गवर्नमेंट उन्होंने बना ना तो क्या हुआ कि जितना पावर था सिन्हाला को सुपरमेसी पावर घोषित कर दिया। सारे के सारे पावर किसको दे दिया, सिन्हाला वाले को पावर दे दिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि सिन्हाला और श्रीलंका में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। सिन्हाला को श्रीलंका में ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, यानी कि बोलना है जो भी ऑफिशियल वर्क होगा, कोई भी गवर्नमेंटेड ऑफिस होंगे, सब में क्या सिन्हाला बोले जाएगा, ठीक है। सिर्फ सिन्हाला स्पीकर होनी चाहिए। अब देखो द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसी डेट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट फॉर एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब। अब देखो जो सरकारी जॉब थे, जो यूनिवर्सिटी थे, एजुकेशन कॉलेज, इस सब में किसका पोजीशन दे दिया गया, सिन्हाला वाले का दे दिया गया, ठीक है। सारे के सारा पावर, भैया जॉब लेने जाता था कोई तमिल वाला, ठीक है, तो बोलता था कि कौन सा भाषा आता है, तो बोलता तमिल, तो बोलता नहीं जॉब नहीं मिलेगा, सिर्फ सिन्हाला वाले को जॉब मिलेगा, तमिल वाले को जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तमिल वाले को ना जॉब दिया जाता था, ना एजुकेशन में अच्छे पोजीशन दिया जाते थे, ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ करता था, ना पोजीशन दिया जाता था। अब देखो ऐसे ऐसे समस्या हो गई श्रीलंका में। मेजोरिटी किसकी थी, सिन्हाला वाले की थी। सिन्हाला वाले ने सरकार बना लिया, सिन्हाला का सारे का सारा पावर किसको दे दिया, सिन्हाला वाले को पावर दे दिया। कब, 1956 ईस्वी में। और सिन्हाला कोई ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, तमिल का कोई अधिकार, इसमें कोई पावर तमिल वाले को नहीं दिया। गवर्नमेंट में भी सिक्योरिटी किसको दे दी, सिन्हाला वाले को दे दिया। सर गवर्नमेंट जॉब भी किसको दिया, कौन ले सकता था, सिर्फ सिन्हाला स्पीकर ले सकते थे। और
तमिल वाले को जॉब नहीं दिया जाता था। ऐसे तमिल वाले क्या हो गए, गुस्सा आ गए। तमिल वाले गुस्साएंगे ना, भैया हम ही इसी देश के नागरिक हैं और तुम हमको नहीं पूछ रहे हो कि हम पराए हैं क्या। तो क्या धीरे धीरे क्या हो गया कि एलियनेशन यानी अलगाव दोनों में क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल और सिन्हला स्पीकर में अलगाव पैदा होने लग गया। ठीक है, दोनों में फीलिंग ऑफ एलियनेशन आने लग गया, दोनों में अलगाव पैदा होने लग गया। आप देखो जब एक घर में दो आदमी हैं, दोनों में मन मुटाव हो जाएगा तब तो झगड़ा फिक्स है ना। तो चलो देखते हैं कि श्रीलंका में कैसा झगड़ा हुआ, क्या नतीजा निकला। फिर जब ये कहते हैं कि श्रीलंकन तमिल थे बेचारे, श्रीलंकन तमिल को कोई पावर नहीं दिया, कुछ किसी भी चीज़ में कोई पावर अधिकार अथॉरिटी नहीं दिया, तो फिर श्रीलंकन तमिल क्या करेगा, क्या सोचेगा उस देश में रह के, जब जॉब नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कल्चर कुछ चीज़ कोई पावरें नहीं दे रहा बेचारे को, तो कुछ तो करेगा ना। तो देखते हैं इनके बारे में कि जब मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका आया, ठीक है, तो इनके नतीजा क्या निकले। ठीक है, श्रीलंका तमिल ने क्या डिसीजन लिया। ओके, चलो देखते हैं कि श्रीलंका में जब मेजोरिटी की सरकार बना दिया गया तो तमिल वाले भी तो वहाँ थे, कितने परसेंट थे, 18% थे। तो फिर वो इसका नतीजा क्या निकला, कुछ तो नतीजा निकलेगा ना। आप देखो तमिल वाले हैं, तमिल वाले कुछ तो सोचेंगे ना, इसी देश में रहना, जब जॉब नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो क्या करेगा बेचारा, खाएगा पिएगा कहाँ से, कुछ तो करेगा। ठीक है, तो देखो इनके नतीजा क्या निकले। इनके नतीजा निकले क्या, श्रीलंकन जो तमिल थे ना, उन्होंने पार्टी लॉन्च किया और स्ट्रगल किया कि देखो भैया सिन्हला वाले, कम से कम हमारा जो रीजनल ऑटोनॉमी पावर है उनका हमें ऑफिशियल लैंग्वेज बना दीजिए। किसको, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दीजिए, हमें कुछ पावर दे दीजिए। ठीक, इनको भी सिन्हला वाला बोले नहीं। ठीक है, फिर बोला कि देखो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड जॉब, हमें भी कहते हैं कि एजुकेशन में सिक्योरिटी दे दीजिए और जॉब दे दीजिए। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए, हमें भी बराबर समझिए, समान समझिए। ठीक, ये भी मांग किया, डिमांड किया, कौन, तमिल वाला डिमांड किया। ठीक है, इनको भी ठुकरा दिया, कौन, सिन्हाला वाला। ठीक है, 1980 में क्या हुआ, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ने संगठन बनाया और बोला कि देखो भैया सिन्हाला वाले, कम से कम मुझे रहने के लिए ये जो नॉर्दर्न पार्ट है और ईस्टर्न पार्ट है ना, ये मुझे एक इंडिपेंडेंट स्टेट दे दो, हम अपना एक कंट्री बना के, अपना एक देश बना के रहेंगे। ठीक है, किसी डिमांड किया, सिन्हाला वाले से श्रीलंकन तमिल ने ये सब डिमांड किया कि देखिए हमको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दीजिए, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दीजिए। इनको भी ठुकरा दिया सिन्हाला वाले ने। फिर कहा कि देखिए जॉब में और एजुकेशन में हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए, इनको भी सिन्हाला वाले क्या कर दिया, ठुकरा दिया। फिर 1980 में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ने संगठन बनाया और डिमांड किया कि देखिए नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट जो श्रीलंका का है ना, ये दोनों पार्ट क्या कर दीजिए, हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट दे दीजिए, हम अपना एक कंट्री बना के इसमें अपना रहेंगे। ठीक है, क्या हुआ कि सिन्हाला वाले बोले कि नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब बताओ, तमिल वाले गुस्सा के, भैया साला भीख मांग रहे हैं तुमसे, हम यहीं के रहने वाले हैं, हम भी इसी देश के नागरिक, फिर हमको भी कोई पावर नहीं दे रहे हो। ठीक है, और एक तो गिरगिरा के मांग रहे, कम से कम इतना तो रहम करो, फिर भी सिन्हाला वाला कोई रहम नहीं किया तमिल वाले पे। तो क्या हुआ, तमिल वाले गुस्सा आ गए, तमिल वाले गुस्सा आ गए और दोनों में क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल जो तमिल थे, ठीक है, तमिल और सिन्हाला के बीच में क्या हो गया, लड़ाई हो गया। क्या हो गया, लड़ाई हो गया, सिविल वार हो गया, दोनों के बीच में सिविल वार। सिविल वार समझते हो ना, किसी एक देश के बीच, किसी एक देश में दो ग्रुपों के बीच में लड़ाई हो जाना, उसे सिविल वार कहते हैं। तो श्रीलंका में क्या हुआ, तमिल वाले और सिन्हाला वाले में हो गई लड़ाई, सिविल वार हो गया देश के बीच में। इसके कारण क्या होगा, श्रीलंका का इकोनॉमी, कल्चर, ठीक है, सोशल, एजुकेशन, सारे के सारे क्या हो गए, बर्बाद हो गए, जिस कारण श्रीलंका बहुत ही पीछे चला गया। ओके, तो ये था श्रीलंका की कहानी थे। श्रीलंका के इतनी कॉम्बिनेशन कैसे थे, उनका क्या मेजोरिटी सरकार कैसा फॉलो किया, कैसा फेवर किसके बनाया, ये सब देख चुके हैं। और फिर मेजोरिटी सरकार जो श्रीलंका बनाया, इनके नतीजा क्या निकले, क्लियर, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं कि डेमोक्रेसी में पावर को इतना अच्छा क्यों माना जाता है, इनके बारे में देखते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग को अच्छा क्यों माना जाता है, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। क्योंकि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। देखो पावर शेयरिंग करने से क्या होता है कि अलग अलग जो समाज है, अलग अलग जो ग्रुप है, समूह है, उनके बीच में लड़ाई कम हो जाती है, दंगाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, संघर्ष कम हो जाते हैं। अब देखो कैसे, जैसे श्रीलंका में देखे थे ना, पूरा का पूरा सिन्हाला को पावर दे दिया था, तमिल वाले को कुछ नहीं दिया, तो बताओ क्या हो गया, दोनों के बीच में सिविल वार हो गया, लड़ाई हो गया। तो देखो किसका नुकसान हुआ, दोनों का नुकसान होना, तमिल वाले का, श्रीलंका और सिन्हाला वाले दोनों का नुकसान हो गया, और देश क्या हो गया, गरीब हो गया, बहुत पीछे चला गया। ठीक, तो देखो अगर पावर शेयरिंग कर लेता वहाँ पे श्रीलंका सिन्हाला और तमिल वाले के साथ, तो ऐसा समस्या नहीं होता। तो पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी होता है डेमोक्रेसी में।
ठीक है, अलग अलग ग्रुपों के बीच में। इससे क्या होता है कि आपको अलग अलग समूहों में अलग अलग ग्रुपों के बीच में लड़ाई की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, दंगा कम होगा। अब देखो दंगा अगर ज़्यादा पावर शेयरिंग नहीं होगा तो दो ग्रुपों के बीच में दंगा हो जाएगा, दंगा ज़्यादा होगा तो बताओ देश की संपत्ति क्या होगी, बर्बाद होगी ना, तो इससे देश पीछे चला जाएगा, देश गरीबी अवस्था में चला जाएगा। ओके, तो चलिए पावर शेयरिंग से ये फ़ायदा होते हैं, इसे डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो सेकेंड बात, पावर शेयरिंग जो होता है डेमोक्रेसी का स्पिरिट है, यानी कि देखो जैसे किसी बॉडी का आत्मा होता है ना, किसी बॉडी का रूह आत्मा होता है, उसी तरीक़े से डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी का आत्मा क्या है, पावर शेयरिंग है। बताओ अगर बदन से बॉडी से आत्मा निकल जाएगा तब तो मर जाओगे ना, तब तो कंकाल खोखला कुछ नहीं बचेगा। तो उसी तरीक़ा से डेमोक्रेसी अगर चलाना है, डेमोक्रेसी को मजबूत करना है तो उसके अंदर आत्मा होना ज़रूरी है, यानी कि पावर शेयरिंग, पावर का शेयरिंग होना ज़रूरी है। तो डेमोक्रेसी खुद कहता है। ओके, तो पावर शेयरिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का जो आत्मा है कौन है, पावर शेयरिंग है। चलिए, ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विथ दोज अफेक्टेड। देखिए क्या होता है, अब देखो सपोज़ कोई किसी देश में मेजोरिटी किसी की ज़्यादा है, अब वो सरकार है, तो सपोज़ कर लीजिए कि वो सोचेगा कि अरे हम तो पावर में है, अभी सरकार मेरी है, जो चाहे कर सकते हैं। चलिए, लेकिन कम समयों के लिए आप सोच सकते हैं, कम समय के लिए आप सोच सकते हैं कि हाँ आप अधिकार है, आपके पास पावर है, लेकिन लंबे समय के लिए तो आप नहीं सोच सकते ना। लंबे समय के लिए वही आपको क्या होगा, आप ही नुकसान होगा, क्या आपको भी कहते अफेक्ट करेगा। सपोज़ के लिए कि आप पावर में हैं तो कहते हैं आप किसी को दबा दिए, माइनॉरिटी को क्या करते दबा दिए, लेकिन कुछ दिन बाद लॉन्ग टर्म की बात देखो, वही आपको भी अफेक्ट कर सकता है, आपको भी नुकसान पहुँचा जा सकता है। तो ऐसे क्या होगा, देश की अखंडता हो जाएगी, देश क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा ना। ठीक है, तो इनसे बचना है हमें डेमोक्रेसी में, तो इनमें पावर शेयरिंग क्या होता है, ज़रूरी होता है। क्लियर। अब देखो, पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नमेंट। अब देखो ये भी तो अधिकार होनी चाहिए ना। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था, ठीक है, ये स्टेटमेंट लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलाया गया शासन। अब जब लोगों का, देखो डेमोक्रेसी का मतलब होता है फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होनी चाहिए, यानी कि वोट देने का अधिकार होनी चाहिए आपको, क्या सभी को होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ मेल को या फीमेल को या किसी एक खास कम्युनिटी को, ऐसा नहीं। डेमोक्रेसी का रूल, डेमोक्रेसी है भैया, तो डेमोक्रेसी का मतलब सबको बराबर का समान अधिकार होनी चाहिए। क्लियर। तो देखो आपको फिर लोगों के पास ये भी तो संपर्क में आनी चाहिए ना, कंसल्ट करनी चाहिए कि देखो हमें सरकार इस देश में कैसे चलानी है, कैसे नीति लानी है, कैसी पॉलिसी लाना है, जनता से हमें राय मशवरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये पावर किसके पास, जनता के पास होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जनता पे ही शासन करना है ना, तो जनता से तो पूछना पड़ेगा ना भैया कि कैसा नीति होनी चाहिए, कैसा पॉलिसी लाएं कि आप लोग सुकून से रहिएगा, क्योंकि देश को बचाना है ना, संघर्ष नहीं हो, दंगा ना हो आपस में, ना तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो पावर शेयरिंग इस सब केसों में देखा जाता है, बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, पावर शेयरिंग कितने टाइप के होते हैं। तो पहला हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। देखो इसमें पावर का शेयरिंग किसके किसके बीच में किया जाता है, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जानते हैं ना, जो किसी भी देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करता है। अब तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, ठीक है, आपको IAS IPS पुलिस ऑफिसर ये सब करते हैं ना, तो एग्जीक्यूटिव में इनके कुछ पावर है। फिर लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर कहते हैं, जो कहते हैं कि आपको कानून बनाने का काम करता है, जो नेता लीडर लोग आते हैं, आपको लेजिस्लेटिव कौन आता है, लीडर लोग आते हैं। तो इनके भी कुछ पावर है ना, इनका पावर कुछ और, इनका पावर कुछ और है। पावर का क्या है, डिवीजन है ना। और जुडिशियरी, जुडिशियरी यानी कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब क्या है, जुडिशियरी के अंदर में आता है। अब देखो कोर्ट के पास भी कुछ पावर है ना, अगर कोई क्राइम करता है, कोई ब्रेक द लॉ, कानून को अगर तोड़ता है, तो उनको न्याय देने का काम कौन करेगा, पनिश करने का काम कौन करेगा, जुडिशियरी करेगा ना। क्लियर। चलिए, तो ये है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ पावर का डिवीजन होता है सभी के बीच में, एग्जीक्यूटिव, IAS IPS पुलिस ऑफिसर, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव नेता लोग जो कानून बनाते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी है लेजिस्लेटिव लोग, ठीक है, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो इनके बीच में क्या पावर का शेयरिंग है। लेकिन देखो तीनों का तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जज सोचेगा कि हम तो जुडिशरी, न्याय देने वाले हम हैं, पनिश देने वाले हम हैं, दंड देने वाले किसी को हम हैं, तो हमको कौन टच करेगा, ऐसा नहीं है। हमारे देश में इंडिपेंडेंटली नहीं है, सब इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। अब देखो कोई जज है, कोई गलत काम करेगा, वो भी कानून तोड़ेगा तो उनको भी क्या होगी, सजा होगी। क्लियर। हाँ, या लेजिस्लेटिव हो या एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी हो, सब इंटरडिपेंडेंट है, कोई फ्रीली एकदम पावरफुल नहीं है, ठीक है। सभी के बीच में इंटरडिपेंडेंट रिलेशन है पावर शेयरिंग का। चलिए वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है, इनके बारे में देखो, हम लोग पहले भी पार्ट 1 में देख चुके हैं। चलिए वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है, जब गवर्नमेंटों के बीच में, जब गवर्नमेंट के बीच में पावर का शेयरिंग होता है उसे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है,
सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ आपको, फिर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ पावर, फिर पंचायती सिस्टम, क्या थर्ड टायर ऑफ सिस्टम, इनके बीच में जब पावर का डिवीजन होता है उससे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर हमें यहाँ भी देखने को मिलता है। सारे के सारे पावर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो नहीं है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट में है, कुछ पावर लोकल बॉडी में, पंचायती सिस्टम में बांट दिया गया, ठीक है, ताकि आपस में लड़ाई ना हो, सोशल कन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक, और अच्छे से देश को चलाया जा सके। चलिए अब देखो, पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अलग अलग समाजों में क्या होता है कि पावर को बांट दिया जाता है, अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया जाता है, क्लियर, ताकि आपस में कन्फ्लिक्ट ना हो, संघर्ष ना हो, झगड़ा जैसी समस्या, दंगा जैसी समस्या न हो, राइट जैसी समस्या न हो। क्योंकि अगर पावर शेयरिंग का होंगे तो तुम्हारे पास भी पावर है भैया, मेरे पास भी पावर है, दोनों अपने अपने पावर के साथ खुश हैं, क्लियर। लेकिन अगर किसी एक ही को पावर रहेगा, जैसे श्रीलंका में देख लेते एक ही के पास पावर था, हो गया लड़ रहा है दोनों में सिविल वार, तो किसको नुकसान, देश को नुकसान हुआ ना। तो पावर शेयरिंग वहाँ भी दिखाया जाता है। फिर आपको पावर शेयरिंग वहाँ भी दिखाया जाता होगा। देखो किसी स्टेट में एक बात करते हैं, क्या होता है कि दो या दो पॉलिटिकल पार्टी लोग क्या कर लेते हैं, पावर का शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी क्या कर लेते हैं, अपना अपने एमएलए एमपी को क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं और आपस में मिलकर कोalition गवर्नमेंट बना देते हैं। क्या, गठबंधन की सरकार, कोalition गवर्नमेंट बना देते हैं। क्या देखते हैं ना, वहाँ भी पावर का शेयरिंग आपको दिखा देता है। जैसे किसी स्टेट में भैया किसी को कितना सीट आया, किसी को कितना सीट आया, और दोनों आपस में मिल जाता है, मेजोरिटी ले जाता है और उसकी सरकार बन जाती है उस स्टेट में, क्लियर। तो आपको पावर शेयरिंग यहाँ भी देखने को मिलता है, क्योंकि अकेले कोई चला नहीं सकता। दोनों को कहते हैं कि जो सीट है सरकार के लिए बहुमत चाहिए, ठीक है, वो ला नहीं पाता, तो दो अलग पार्टी क्या कर लेते हैं, आपस में कंबाइन कर लेते हैं, एकजुट हो जाते हैं, पावर का शेयरिंग कर लेते हैं और वहाँ पे उस स्टेट पे या उस देश में क्या करता है, शासन करते हैं, क्लियर। तो देख लिए टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग किससे कहते हैं, पावर शेयरिंग हमें कहाँ का देखने को मिलते हैं। ओके।